नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टीजीटी पीजीटी आर्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कल जो क्लास हुई थी उसमें हमने प्रागैतिहासिक काल को पूर्णतः समाप्त कर लिया था। उसका टेस्ट आपका संडे को होगा, जैसा कि ग्रुप में हमने चर्चा भी किया था और सभी लोग एकमत हुए थे इस पर कि टेस्ट जो है वो संडे को रखा जाए। अतः आपका टेस्ट संडे को होगा और उस दिन आपके टेस्ट में प्रागैतिहासिक काल के सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने तीनों क्लास बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा होगा और उसके टेस्ट में आप बेहतरीन नंबर लेकर के आएंगे, ठीक है ना। तो उस क्लास में हम पूरी बात करेंगे, इस क्लास में हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की, क्योंकि जो आपका सिलेबस है उसमें जो अगला क्रम है प्रागैतिहासिक काल के बाद में वो आता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल, और आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता हमको पढ़ना होता है। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब ही होता है कि एक ऐसा कालखंड जिसमें लिपि तो थी लेकिन उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, यानी कोई इसको पढ़ नहीं पाया। तो ऐसे इतिहास के खंड को आद्य ऐतिहासिक कहा जाता है, क्योंकि हमने जो इतिहास का वर्गीकरण किया वो लेखनी के आधार पर और साक्ष्यों के आधार पर किया। तो जिनकी जानकारी लिखित साक्ष्य से मिलती है वो ऐतिहासिक हैं। जब लिपि थी और उसे पढ़ा नहीं जा सका तो उसे आद्य ऐतिहासिक, और जब लिपि नहीं थी यानी कि जो वस्तुएं उपलब्ध थी उनके आधार पर ही यदि हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो वह आपका प्रागैतिहासिक काल होता है। जैसे कि आपका पाषाण काल, नवपाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, ठीक है ना। तो जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है ये आद्य ऐतिहासिक कालखंड में आता है। तो हमें अब इसी के जो चित्रकला के विकास या जो भी चित्रकला की चीज़ें यहाँ पर पाई गई, या यूँ कहें कि कला की जितनी भी चीज़ें यहाँ पर पाई गई, चाहे वो मूर्ति निर्माण हो या जो टेराकोटा बनाए गए या इसके अलावा जो हथियार का प्रयोग होता था, उन सबसे सवाल परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि आपको जो है इसके बारे में कुछ जानकारियाँ होंगी, क्योंकि जो भी कोचिंग संस्थान है वो शुरुआत में ही सारे टॉपिक पढ़ाते हैं। तो हो सकता है कि आपको लगे कि आपने बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ी हैं, लेकिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है उन लोगों को एक एक लाइन बाकायदा पढ़ना चाहिए, क्योंकि कोई भी सवाल कभी भी यहाँ से आ सकता है। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और इस वीडियो में आप निश्चित तौर पर कुछ अलग पाएंगे। हमने इसको इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश की है, तो इस पीडीएफ में आप बहुत बेहतरीन तरीके से पूरी सभ्यता को समझ पाएंगे। ये भी करीब 3 पार्ट में होगा। ये जो पूरा आपका क्लास होगा 3 पार्ट में होगा कम से कम। पहले पार्ट में हम उसका परिचय पढ़ेंगे अच्छे से, दूसरे पार्ट में उसका डिवीज़न करेंगे कि जो महत्वपूर्ण स्थल है वहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई, उनकी महत्ता क्या है, और जो तीसरा होगा उसमें जो अन्य चीज़ें बच जाएंगी यानी कि जो विविध चीज़ें होंगी उन पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद में फिर इसका भी अगले संडे को टेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं, सरस्वती सभ्यता क्यों कहते हैं, इन सब पर भी पूरी बातचीत करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले परिचय और उसके बाद में आते हैं पढ़ाई पर। तो हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है आगे बताएंगे, ठीक है। तो ये जो है आपका ये वेस्टर्न इंडिया में आता है। जैसे यदि आप भारत का नक्शा बनाएंगे तो ये वेस्टर्न इंडिया की तरफ आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। कई बार एक सवाल पूछा गया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका आकार क्या है, तो ये देख पाएंगे आप कि उसका जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है, ठीक है। अब इस त्रिभुजाकार आकार में यदि बात करें कि उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, और जो है पश्चिम में क्या है, पूरब में क्या है, क्योंकि इससे भी सवाल आते हैं। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को आसानी से समझ पाएंगे, इसलिए मैंने इस चित्र को रखा है। ये चित्र आप आराम से अगर देखेंगे तो आप जानते हैं कि जो 2D फिगर होता है उसमें जो दिशा निर्धारण होता है कुछ इस प्रकार होता है। ये आपका उत्तर होता है, ये आपका दक्षिण होता है, ये आपका पूर्व होता है और ये आपका पश्चिम होता है, ठीक है। तो जो विस्तार है सिंधु घाटी सभ्यता का वो कुछ इस प्रकार है। तो जो इसका एकदम पश्चिम वाला पार्ट है ये कहाँ है, ये आपका अफगानिस्तान में है।
जो आपका एकदम उत्तर वाला पार्ट है वो आपका जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के पास में, ये दासक नदी के पास में है। जो इसका दक्षिणतम बिंदु है वो दैमाबाद में है। कहाँ है? दैमाबाद में, ठीक है। वो दक्षिणतम बिंदु जो है वो दैमाबाद में है। और ये पूरी जो आकृति है ये त्रिभुजाकार है। तो पूरी सभ्यता कैसी बसी थी? त्रिभुजाकार आकृति में बसी थी। जो इसका सबसे पूर्वी भाग है वो आपके उत्तर प्रदेश का एक जिला है मेरठ, ठीक है। मेरठ में आलमगीरपुर है जो कि हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यहीं से जो है ये पूर्वी स्थल है जहाँ तक जो है सिंधु घाटी सभ्यता आपकी फैली हुई थी। तो कुल मिलाकर के पश्चिमी भारत और पूर्वी पाकिस्तान और थोड़ा बहुत अफगानिस्तान का हिस्सा सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आता है। तो इसका सामान्य परिचय हुआ। एक दो चीज़ें और हैं, समकालीन मेसोपोटामिया और सुमेरियन सभ्यता। तो कई बार ये सवाल भी पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कौन सी और सभ्यता दुनिया में थी? तो वो है मेसोपोटामियन सभ्यता और सुमेरियन सभ्यता। अच्छा, इसमें बड़ा विवाद है कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता पहले की थी या मेसोपोटामिया की सभ्यता पहले थी या सुमेरियन की सभ्यता पहले थी। कालखंड को लेकर के विवाद रहा है और वो विवाद कभी समाप्त नहीं होगा। इतिहास में कुछ भी कन्फर्म नहीं होता है, केवल साक्ष्यों के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। तो हर इतिहासकार अपने पूर्वाग्रह के आधार पर उसका विश्लेषण करता है, इसलिए बहुत कन्फर्मेशन नहीं होता है किसी चीज़ का। इसलिए कभी भी आपको किसी बहस में इतिहास के साक्ष्य को लेकर के नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि जो चीज़ें एकदम करेक्ट हैं, यानी कि जहाँ से आपका इतिहास शुरू होता है, यानी कि जहाँ के लिखित साक्ष्य आपको मिल जाते हैं, वहाँ कन्फर्मेशन ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो वहाँ क्या होता है, कन्फर्मेशन ज़्यादा होता है, तो उन पर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि ये तथ्य ये है, तथ्य वो है। बाकी जो इतिहास होता है उसमें पूर्वाग्रह ज़्यादा होता है और सत्य होता है, लेकिन उसका विश्लेषण कई तरीके से हो सकता है, ठीक है ना। तो वो बहुत ज़्यादा गहरा इतिहास हो जाएगा, वहाँ तक आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि जो कई अलग अलग इतिहासकार हैं उन्होंने अलग अलग कालखंड बताए और उसी के आधार पर तय करते हैं कि कौन सी सभ्यता पहले आई और कौन सी सभ्यता बाद में आई, ठीक है। चलिए अब और इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम उत्तर में आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित प्रथम नगरीय सभ्यता या भारतीय कांस्ययुगीन सभ्यता, जिसका विस्तार लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में था, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के रूप में जानी जाती है, ठीक है। तो जो इसका क्षेत्रफल था पूरा, ये जो पूरी एरिया थी वो कितना था? लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना? 13 लाख वर्ग किलोमीटर था, ठीक है ना। ये स्क्वायर यहाँ पे लगेगा। 13 लाख वर्ग किलोमीटर था, यानी कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी सभ्यता थी। और सबसे खास बात यह है कि ये भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। कैसी? प्रथम नगरीय सभ्यता थी। नगरों का निर्माण कैसे होता है ये शायद आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, जिनका बैकग्राउंड होगा, और जिनका नहीं है वो इसको ऐसे ही समझ लें कि पहले जो है प्राथमिक सेक्टर होता है, उसके बाद में जब उसका सरप्लस उत्पादन होता है तो बाज़ार का निर्माण होता है, और बाज़ार में चीज़ों को बेचने के लिए, खरीदने के लिए क्रेता और विक्रेता एक समाज का निर्माण करते हैं जिसे नगर कहा जाता है, ठीक है। तो प्रथम नगरीय सभ्यता थी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, और इसे कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि कांसा का प्रयोग सबसे पहले इसी समय में हुआ, ठीक है। कांसा का प्रयोग सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ। इससे पहले मानव कांसा का प्रयोग नहीं करता था। ताम्र पाषाण संस्कृतियां इससे पहले पाई जाती थी। कैसी? ताम्र पाषाण संस्कृतियां इससे पहले पाई जाती थी। ताम्र मतलब तांबा और पाषाण मतलब पत्थर। तो ये पाषाण और तांबा यानी कि पत्थर और तांबा से हथियार बनाए जाते थे, और उन्हीं का प्रयोग किया जाता था मानव के काम को आसान बनाने के लिए। तो जो वो संस्कृति थी, जो वो कल्चर था, वो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियाँ थी, और वो नगर नहीं थे, वो अल्प विकसित थे। और उन्हीं संस्कृतियों ने आगे चल करके कांस्ययुगीन सभ्यता को जो है डेवलप किया, और वही आपकी हड़प्पा सभ्यता के रूप में जानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता, इसको कहने के पीछे लॉजिक ये है कि सबसे पहले जो खुदाई हुई इस पूरी सभ्यता की वो हड़प्पा में हुई।
इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता यूँ कहा जाता है क्योंकि सिंधु नदी के किनारे ही पूरी सभ्यता बसी थी। मोस्टली ये सिंधु नदी के किनारे ही बसी थी, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। तो 3 नाम कन्फर्म हुए। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले जिस स्थल की खुदाई हुई वो हड़प्पा था। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कांस्य युगीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि कांस्य के धातुओं का प्रयोग प्रारंभ हुआ। ठीक है ना, तो इसलिए ये अलग अलग नाम इसको दिए गए हैं। अब बात करते हैं कि इसके खोज की, कैसे यहाँ तक लोग पहुँचे। चूँकि आप जानते हैं कि ये ऊपर नहीं था, ये ज़मीन पर ये स्थल दिखाई नहीं दे रहे थे, बस छोटे छोटे टीले के रूप में थोड़ा बहुत दिखाई पड़ रहे थे। एकदम स्पष्ट नहीं दिख रहा था कि यहाँ पर जो है समकोण पर सड़कें काटती हैं, पक्की नाली आती है, ये सारी चीज़ें जानकारी ऊपर नहीं थी। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि जैसे जैसे समय बीतता है मिट्टी की परत दर परत ऊपर चढ़ती चली जाती है और जो है जो संरचनाएं बनी होती हैं वो नीचे दबती चली जाती हैं। कभी आपने अपने आसपास गौर किया होगा तो जो आज से 50 साल पहले बने भवन थे वो आज के जो एक सरफेस जिससे आप कह सकते हैं उससे जो है अपनी जो है उसकी गहराई जो है काफ़ी ज़्यादा हो गई होगी। क्योंकि होता क्या है कि लगातार मिट्टी के इधर उधर होने से कहीं पर बहुत ऊंचाई और कहीं पर बहुत ज़्यादा गहराई हो जाता है। ये प्रकृति का अपना नियम होता है। तो जहाँ पर सोसाइटी होती है, जहाँ पर लोग होते हैं, वहाँ पर अमूमन यह पाया जाता है कि जैसे जैसे समय बीतता है तो जो संरचनाएं होती हैं वो ज़मीन के नीचे धंसती हुई चली जाती हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता भी नीचे धंसती हुई चली गई थी। तो हुआ ये कि 1826 में जॉन मेसन नाम के एक व्यक्ति ने 1826 में जॉन मेसन नाम के एक व्यक्ति ने सबसे पहले इसको देखा। चार्ल्स मेसन नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले इस टीले को देखा। जो टीला था ये पूरा, इसको सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने देखा। चार्ल्स मेसन ने देखा और उन्होंने कहा कि इस स्थल पर कोई टीला है, बड़े बड़े टीले हैं। उन्होंने हड़प्पा को देखा था और टीले के बारे में जानकारी दी, लेकिन उस वक्त उस पर कोई बहुत गौर नहीं किया गया। 1853 में भारत में रेलवे का विस्तार हो रहा था। ठीक है, क्या हो रहा था? रेलवे का विस्तार हो रहा था। और इसी समय लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने की। और उसके जो प्रथम अध्यक्ष बने वो अलेक्जेंडर कनिंघम बने। कौन बने? अलेक्जेंडर कनिंघम बने। और ये उस वक्त ये देख रहे थे कि ऐतिहासिक स्थल कहाँ हैं, उनका जांच करना, उनका रख रखाव रखना, ये इनकी जिम्मेदारी थी। 1853 ईस्वी की बात है। 1826 में चार्ल्स मेसन ने देखा था लेकिन उन्होंने उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। 1853 में जब लाहौर से कराची के बीच में ट्रेन की पटरी बनाई जा रही थी। आप जानते हैं कि भारत में ट्रेन का विकास किसके टाइम पर हुआ? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर हुआ। तो जब वो रेल की लाइन बिछाई जा रही थी तो वहाँ पर ईंट और पत्थर डालने के लिए, आपने देखा होगा जो ट्रैक होते हैं रेलवे के, वहाँ पर पत्थर डाले जाते हैं, ईंट डाली जाती है। तो यहाँ पर ईंट और पत्थर डालने के लिए हड़प्पा के टीले से जो है खुदाई की गई और उन ईंट और पत्थरों का प्रयोग किया गया। उस वक्त जो इंजीनियर थे वो ब्रंटन बंधु थे। ठीक है, कौन थे? ब्रंटन बंधु थे, विलियम ब्रंटन और जॉन ब्रंटन। वो इंजीनियर थे जिनके नेतृत्व में वो काम हो रहा था। जैसे उनको लगा कि यहाँ पर कुछ है, अंदर कुछ और चीज़ें हैं, उन्होंने यानी भारतीय पुरातत्व विभाग में ये सूचना पहुंचाई, यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम को ये बात बताई। लेकिन उन्होंने उसको सीरियसली नहीं लिया और उस टीले का प्रयोग जो है पत्थर और ईंट के रूप में हो गया। यदि उसी वक्त ध्यान दिया गया होता तो शायद सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमारी जो जानकारी है वो और अधिक होती। लेकिन फिर भी जो होना था वो हुआ। फिर ये बात वहीं का जो है समाप्त हो गया। उसके बाद में होता ये है कि 1921 में जिस वक्त जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे, इन्होंने दयाराम साहनी के नेतृत्व में उस टीले की खुदाई प्रारंभ करवाई। दयाराम साहनी के नेतृत्व में।
और उसके बाद में उन्हें ये पूरी सभ्यता की जानकारी दर प्रतिदर मिलनी शुरू हुई। तो ये पूरा कारवां कहाँ से शुरू होता है? चार्ल्स मैसन से शुरू होता है और दयाराम साहनी पर आकर के ये अपनी गति पकड़ता है और एक सभ्यता की पहचान होती है। ठीक है ना। तो ये था इसका एक सामान्य सा परिचय। अब इसके अलग अलग जो नाम है इस पर हमने चर्चा कर लिया। सरस्वती सभ्यता इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि सरस्वती सबसे पवित्र नदी हुआ करती थी। इसे नदीतमा कहा जाता था। ये वैदिक काल में भी नदी पाई जाती थी, लेटर वैदिक काल में यानी कि उत्तर वैदिक काल में भी पाई जाती है, और ये सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पर तो बहुत महत्वपूर्ण नदी में से एक थी। ठीक है। वर्तमान में सरस्वती नदी की खोज हो रही है, वो अब जमीन पर देखने को नहीं मिलती है। तो सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण नदी थी, इसीलिए इसको सरस्वती सभ्यता भी कई बार कहा जाता है। प्रथम नगरीय क्रांति मैंने आपको बताया कि सबसे पहले नगरों का निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता में ही हुआ था। कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि कांस्य का प्रयोग हुआ। तो ये नाम जो है इनके पीछे का लॉजिक आप समझ गए। अब देखते हैं कि कालक्रम क्या है, यानी कि अलग अलग विद्वान क्या कालखंड बताते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो फादर एच हेरास एक इतिहासकार हैं, ये बताते हैं कि 6000 BC के आसपास सभ्यता थी, लेकिन ऐसे साक्ष्य बहुत कम मिलते हैं। दूसरा है जॉन मार्शल, जिनके नेतृत्व में दयाराम साहनी ने खुदाई की थी। उनका मानना है कि 3250 से लेकर के 2750 BC तक, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व तक ये जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है ये थी। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक डिक्लाइन पीरियड भी उसका आता है। आपने मोहनजोदाड़ो एक फिल्म देखी होगी ऋतिक रोशन की, तो वहाँ पर भी दिखाया गया है एक कारण कि जो है बाढ़ के कारण पूरी सभ्यता नष्ट हो गई थी। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने के पीछे और कई कारण हैं, सिर्फ एक कारण प्रभावी नहीं था। माधव स्वरूप वत्स ने बताया कि ये 3500 से लेकर के 2700 BC के बीच में थी। रेडियो कार्बन, जिसे सबसे ज़्यादा एथेंटिक माना जाता है, यानी कि जो वैज्ञानिक पद्धति है किसी चीज़ का पता लगाने के लिए, उसका मानना है कि 2350 से लेकर के 1750 BC के आसपास ये सभ्यता पाई गई। और सबसे ज़्यादा प्रमाणित यही है और पूछा भी यही जाता है अक्सर परीक्षाओं में। ये सब तो उनको जानना चाहिए जो इतिहास को बहुत गंभीरता से पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं। ठीक है। आपके परीक्षा में बहुत गहराई से इतिहास से सवाल नहीं पूछा जाएगा, इसलिए आपको ये जानना है कि 2350 से लेकर के 1750 BC के बीच में हड़प्पा सभ्यता थी। फेयर सर्विस एक अन्य इतिहासकार हैं जो कहते हैं कि 2000 से लेकर के 1500 BC, तो ये भी लगभग में आसपास का आंकड़ा है, क्योंकि 1500 BC से आपका वैदिक पीरियड स्टार्ट हो जाता है, ऋग वैदिक काल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो इसलिए ये अलग अलग इतिहासकार के अपने मत हैं। इनमें से ये दो जो हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये लगभग करीब हैं, फेयर सर्विस और रेडियो कार्बन का। ठीक है। तो ये हो गया कालक्रम। कालक्रम को लेकर के कोई बहस नहीं करनी है। जो सबसे ऑथेंटिक माना जाता है वो रेडियो कार्बन वाला माना जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं विस्तार इसका। स्वतंत्रता से पूर्व 40 स्थल खोजे गए थे, यानी कि 1947 से पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के लिए 40 स्थल खोदे गए थे। ठीक है। वर्तमान में 14 से 1500 स्थल हैं। ये 3 देश में फैले हुए हैं, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत में सबसे ज़्यादा स्थल है 925, जो कि गुजरात में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद में जम्मू कश्मीर, फिर हरियाणा और फिर यूपी। यानी कि अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ हैं तो भारत में है। भारत में कहाँ? गुजरात में, फिर जम्मू कश्मीर में, फिर हरियाणा में, फिर यूपी में। यानी कि जो भारत का क्रम है वो गुजरात से लेकर के यूपी की ओर है। यानी कि सबसे ज़्यादा गुजरात में, फिर जम्मू कश्मीर में, फिर हरियाणा में, फिर यूपी में। कई बार ये सवाल पूछा गया है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा अगर देश की बात करें तो भारत में। महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान का नंबर उसके बाद में आता है, आप देख सकते हैं। ठीक है। तो ये लिस्ट लंबी है। और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कितने राज्यों में पाए जाते हैं, वो भी आप संख्या देख लेंगे तो गुजरात 1, जम्मू कश्मीर 2, हरियाणा 3, यूपी 4, महाराष्ट्र 6, पंजाब 7, राजस्थान 8। ठीक है। तो कुल मिलाकर के 8 हैं जहाँ पर ये पाया जाता है। ठीक है। तो 8 राज्य भारत के हैं जहाँ पर ये स्थल पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं उसका एक पूरा लिस्ट जो है ये क्रम में लिखा हुआ है। उसके बाद में पाकिस्तान में 475 स्थल पाए जाते हैं, जो कि बलूचिस्तान प्रांत में है और सिंध तथा पंजाब में है। ठीक है। पाकिस्तान में जो 4 प्रांत हैं उनमें से 3 प्रांत में पाए जाते हैं, बलूचिस्तान में, सिंध में और पंजाब में। ठीक है ना।
पूर्व से लेकर के पश्चिम तक ये 16 किलोमीटर लंबी है। ये जो लंबाई है, ये वाली लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर है। और जो ये लंबाई है, ठीक है, ये 1400 किलोमीटर है। कितना है? 1400 किलोमीटर है। ठीक है ना? तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। आगे देखते हैं, जलीय सीमा इसकी 1300 किलोमीटर है। कितनी है? 1300 किलोमीटर। आप जानते हैं कि पश्चिम भारत में था, और पश्चिम भारत जो है वो अरब सागर के किनारे ही बसा हुआ है, और अधिकतर नदियों के किनारे ही सभ्यताओं का विकास हुआ है, तो इनकी जलीय सीमा भी अच्छी खासी थी। 1300 किलोमीटर इसकी जलीय सीमा थी सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है ना? सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ विशेषताएं हैं जिन्हें आप देख सकते हैं यहाँ पर। भवन ग्रिड पद्धति में बने थे। ग्रिड पद्धति का मतलब क्या होता है कि जैसे एक घर यहाँ पर बना हो, फिर दूसरा घर यहाँ पर बना हो, तीसरा घर यहाँ पर बना हो, इस प्रकार यदि भवनों का निर्माण हो तो ये ग्रिड पद्धति कहलाता है। ठीक है? क्या कहलाता है? ग्रिड पद्धति कहलाता है। दूसरा है, सड़कें समकोण पर काटती थी, यानी कि घरों के किनारे जो सड़कें होती थी वो एक दूसरे पर को समकोण पर काटती थी, यानी कि उनके बीच में ये 90 डिग्री का कोण बनता था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कच्ची और पक्की ईंटों से निर्मित भवन, यानी कि जो घर बनाए गए वो कच्ची ईंट के भी बने थे और पक्की ईंट के भी बने थे। यानी कि सभ्यता कितनी ज़्यादा विकसित थी, आप कल्पना कर सकते हैं इस चीज़ की, कि आज से जो है आप 2000 में, सन 2000 में चल रहे हैं, यानी कि 1 ईस्वी, ईसा मसीह के जन्म के 2000 पहले। ठीक है ना? तो ये सभ्यता अपने आप में कितनी उत्कृष्ट थी। आप आगे देखेंगे कि जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। यहाँ पर जो जल निकासी की व्यवस्था थी, अभी हम आगे पढ़ेंगे उस क्लासेस में, वो बहुत ही उत्कृष्ट थी। नालियाँ बनाई गई थी, नालियाँ ढकी हुई थी, यानी कि जो इसकी गंदगी है वो ऊपर ना दिखे इसलिए नालियों को ढका गया था। और इन नालियों में सीवेज जैसी व्यवस्था थी, यानी कि बीच बीच में गहरे गड्ढे बनाए गए थे ताकि जो गंदगी है वो गड्ढे में फंसे और पानी आगे निकल जाए और बाद में इसको साफ कर लिया जाए। तो ये अपने आप में एक बहुत ही उत्कृष्ट व्यवस्था थी जल निकासी की। माप तौल में एकरूपता थी। किसी सभ्यता को बेहतर तभी कहा जाता है जब उसमें माप और तौल में एकरूपता हो, यानी कि यूनिफॉर्मिटी हो। तो ये भी वहाँ पर उपस्थित थी। आयताकार मोहरें प्राप्त हुई हैं। आयताकार मोहरें प्राप्त हुई हैं। ठीक है? अब इन्हें जो है मोहर ही कहा जाएगा क्योंकि ये सिक्के थे, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक है? तो आयताकार मोहरें पाई गई हैं क्योंकि इनका प्रयोग होता था व्यापार करने के टाइम। ये लोग इसका एक ठप्पा लगाते थे, तो इसीलिए इनको मोहर कहा गया। ठीक है? तो आयताकार मोहरें पाई गई हैं। जो प्रमुख नगर इसके हैं वो हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, बनावली, चहुंदड़ो, कालीबंगा। ठीक है? कितने प्रमुख स्थल हैं? 6। और इन स्थलों में क्या क्या चीज़ें पाई गई, क्या क्या इनकी विशेषता है, इनको आपको एक एक करके पढ़ना है क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। कुछ अन्य प्रमुख तत्व हैं जिनको देख सकते हैं, और उसके बाद में कल की क्लास में हम एक एक करके, यानी कि मोहनजोदड़ो, फिर हड़प्पा, फिर लोथल, फिर बनावली, चहुंदड़ो, कालीबंगा और इसके अलावा भी जो हैं उन सब का एक लिस्ट पढ़ेंगे कि उनकी क्या विशेषता हैं। कुछ अन्य तत्व मैंने यहाँ पर लिखा है क्योंकि ये एक परिचय वीडियो था सिंधु घाटी सभ्यता का, तो आप इसको भी देख सकते हैं। हड़प्पा को 2 नगरों में विभाजित किया गया था, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। मोहनजोदड़ो से कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी जो कि 10.5 सेंटीमीटर की है। ये बहुत ही विवादित चीज़ है। इस बार भी टीजीटी की परीक्षा में पूछा गया था और कई लोग इसका उत्तर 9.5 लगाए हैं, कई लोग 12.5 लगाए हैं। और मैं बताता हूँ कि बहुत सारे जगहों पर लिखा भी अलग अलग है। किसी बच्चे की गलती नहीं कि उसने पढ़ लिया, ये लिखा भी अलग अलग है, लेकिन 10.5 सबसे करेक्ट है क्योंकि जो सरकार का डेटा है, जो सरकारी डेटा है, ऑफिशियल डेटा है ASI का, उसमें यही सारी चीज़ें लिखी हैं। ठीक है? तो 10.5 सेंटीमीटर एकदम करेक्ट है, कंफ्यूज नहीं करेंगे आप लोग। वस्त्रों के लिए कपास की खेती सबसे पहले हड़प्पा में की गई, यानी कि सबसे पहले कपास उगाया गया हड़प्पा में। हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की उपासना होती थी, तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो संस्कृति थी वो मातृ सत्तात्मक थी। तांबे की बैलगाड़ी दैमाबाद से प्राप्त हुई। ठीक है? भारत में स्थित हड़प्पा कालीन सबसे विशालतम नगर राखीगढ़ हरियाणा था। ठीक है? जो कि हरियाणा में स्थित है, राखीगढ़ था। सिंधु सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ? लोथल से प्राप्त हुआ एवं कालीबंगा से प्राप्त हुआ।
हड़प्पा की लिपि चित्रात्मक थी, जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, जो लिपि थी वो क्या थी? चित्रात्मक थी। हड़प्पाई लिपि में 400 अक्षरों का प्रयोग हुआ है। कितने अक्षर? 400 अक्षरों का प्रयोग हुआ है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त पात्रों पर चित्रकारी काले रंग से की गई है। किस रंग से? काले रंग से की गई है। दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो ये कुछ बहुत ही कॉमन और आपने इनको पढ़ा भी होगा कई बार, ये सारे जो तथ्य थे, लेकिन ये आपको बताना जरूरी था। ठीक है, आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे मतलब इससे कि मुझे पढ़ाना क्या है, क्योंकि हमें कुछ छोड़ना नहीं है। ठीक है ना। तो इस क्लास में आपने सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय देखा। अगली क्लास में हम उसकी विस्तृत व्याख्या देखेंगे। हर जो आपके स्थल हैं उनकी विशेषता क्या है, वहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई। 2 से 3 क्लास लगेगा और उसके बाद में ये समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। यदि कोई आपके मन में सवाल या भ्रम है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं या इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।